Good morning, students. I am Bharti Singh, your SST teacher. How are you, students? I hope you all are fit and fine. Students, class 7th मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था. I taught you न्यू किंग्स एंड किंगडम्स. मैंने इंट्रोडक्शन दिया था. I have given to इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ मैं आपको. इसमें मैंने आपको क्या स्टार्टिंग में पढ़ाया था, आपको बताया था 3 बड़ी बड़ी डायनेस्टीज़ थी जो कि क्या हुई थी. तीनों बड़ी बड़ी डायनेस्टीज़ ने कौन सी शताब्दी में, ये सेंचुरीज थी, 7th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक बड़ी बड़ी जो डायनेस्टीज़ ने किस तरह से क्या किया था, राज किया था. तो इसी के लिए ये बताया था आपको मैंने कौन कौन सी थी. एक तो गुर्जारा था, प्रतिहास, राष्ट्रकूटास और पल्लवास बताया था ना. पालास बताया था. ये तीनों डायनेस्टी ने किस तरह से अपना राज कराया. और ये आपको बताया था एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज बताई थी, जिसमें सामंत, महामंडलेश्वर सब बताया था कि इन जो चालुक्य थे उनके सामंत थे. एक दंती दुर्ग बताया था ना, दंती दुर्ग थे. और उन्होंने किस तरह से अपने आप को, फिर ये लोग किस तरह से महामंडलेश्वर से राजा बन गए, ब्राह्मण से क्षत्रिय. इन्होंने फिर वो यज्ञ करवाया था, गर्भ जो गोल्डन बॉम्ब के नाम से जाना जाता है, हिरण्य गर्भ से यज्ञ करके क्षत्रिय बने और अपने आप को राजा बन के एडमिनिस्ट्रेशन संभाला. आपको बताया था एडमिनिस्ट्रेशन किंगडम की मतलब किस तरह से व्यवस्था जमाई, राज्य में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करा, व्यवस्था जमाई. और आपको बताया था प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स, किस तरह से प्रशस्तीज जो लिखी हुई जो आपको बताई थी, ये प्लेट्स हैं जो कॉपर प्लेट्स हैं, इनके ऊपर क्या क्या लिखा गया था, इनको प्रशस्तीज बताया था. अब इसके बाद एक फिर आपको बताया था वारफेयर फॉर वेल्थ, मतलब कैसे पैसे के लिए ये आपस में क्या किया, इन लोगों ने वारफेयर किया, मतलब युद्ध किए, आपस में लड़ाइयाँ की कि किस तरह से हम अपनी वेल्थ को आगे बढ़ा सकें. तो ये सब चीज़ें हमने अभी पढ़ी थी. लास्ट लेक्चर 4 में मैंने आपसे डिस्कस किया था. अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लोजर लुक द चोलास, मैंने आपको लास्ट वीडियो में लेक्चर 4 में आई टोल्ड यू ऑल द थिंग्स, मैंने सारी थिंग्स बताई थी फ्रॉम उरियारू टू तंजम्बुर. ये अब मैं आपको डिटेल में और समझाती हूँ. मैंने बताया था स्प्लेंडेड टेम्पल्स बनवाए थे. अब देखते हैं, सुनते हैं हम. क्लोजर लुक द चोलास के ऊपर हम मेन जो फोकस करेंगे, किस पे फोकस करेंगे, चोलास पे. अच्छा, चोलास जो थे उसमें क्या था, फ्रॉम उरियारू टू तंजम्बुर. आपको मैप देखेंगे, ये वाला पेज नंबर 22 में एक मैप नजर आएगा आपको. मैप के अंदर क्या है, आपको एक ऑरेंज कलर की बाउंड्री नजर आएगी और ये आपको ऑरेंज कलर का ये पार्ट नजर आ रहा है. ये कौन सा पार्ट है, साउथ का. नीचे साउथ का पार्ट है. ये चोला डायनेस्टी ने जब कंट्रोल संभाला था, चोला डायनेस्टी ने किस तरह से पूरे इंडिया का नाम रोशन किया था, उस टाइम पे क्या क्या अच्छे अच्छे काम किए थे चोला डायनेस्टी ने, और उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसमें. अच्छा, इसमें आपको दिख रहा है, आपको ये चोला डायनेस्टी में फ्रॉम उरियारू टू तंजम्बुर, यहाँ पे आपको तंजम्बुर भी नजर आ रहा है. ये इनकी क्या थी, कैपिटल थी. तंजम्बुर और उरियारू ये थी. और इसमें कावेरी नदी है, कावेरी नदी का बहुत ज़्यादा जिक्र, मदुरई, ये सब कहाँ के, साउथ की जगह है. अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर, ये फ्लक्चुएट हो रहे हैं, मतलब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, फिर आगे की तरफ जाते हैं, कभी पीछे की तरफ हो जाते हैं. इस तरह से लड़ाई करते करते ये अपना आगे की तरफ अपना राज्य जमाते जा रहे हैं. तो इसी चीज़ के बारे में हमें इसको पढ़ रहे हैं. इसमें क्या बताया था आपको, हाउ डिड चोलास राइज टू पावर, मतलब मेन जो क्वेश्चन है हमें यही समझना है कि चोलास जो थे उन्होंने अपनी पावर को कैसे बढ़ाया, कैसे उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाया और अपनी डायनेस्टी को और आगे की तरफ लेके गए. एक थे राजा पल्लवास. कौन थे, राजा पल्लवास. जो राजा पल्लवास थे उनके 2 सामंत थे, जो क्या थे, मुथियार और दूसरा था विजयालय. ये जो विजयालय थे वो चोला डायनेस्टी से आए थे. कौन, किसकी डायनेस्टी से थे, चोला. ध्यान से सुनना कि विजयालय जो थे चोला डायनेस्टी से आए थे. वो चीफली फैमिली के थे, मतलब कि ऊंचे पद की फैमिली से चलते आ रहे थे. उन्होंने क्या करा था, मुथियार जो सामंत टू पल्लवास होल्ड पावर इन कावेरी डेल्टा तंजम्बुर,
जो विजयालय और पल्लवाज ये दोनों ही सामंत थे। तो इन मुथियार और विजयालय, तो इन्होंने क्या करा, आपस में क्या किया, लड़ाई हुई, मतलब कि इन्होंने अपनी आपस में पावर से लड़ाई की, शक्ति से लड़ाई की। और इसमें कौन जीता, इसमें विजयालय जीते। मतलब चोला डायनेस्टी से जो इनके जो आगे की पीढ़ी थी, जनरेशन थी, वो जनरेशन वाइज चलते आ रहे थे ये। तो ये जो आपको पूरा बताएंगे हम, आपको इसमें पूरा मैं डिटेल में बताऊंगी किस तरह से डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, तो इनके जो आगे के जो जनरेशन थी उसने किस तरह से काम किया, ये इस चीज़ में बताया गया है। तो जो विजयालय थे, जो चोला डायनेस्टी से निकल के आए थे, उन्होंने डिफीट किया था, किसको डिफीट किया था, मुथियार को। किसको डिफीट किया था, मुथियार। यहाँ पे आपको जगह भी बता रखा है ना मैंने कि मुथियार जो इनके कौन थे, इनके सामंत थे। तो उनको क्या, मुथियार एंड कैप्चर्ड द थजम्बुर, और उन्होंने क्या कर लिया, थजम्बुर को अपने अंडर में ले लिया। किसने ले लिया, ध्यान से सुनना, विजयालय ने मुथियार को हराकर डिफीट करने के बाद थजम्बुर को कैप्चर कर लिया। ये सब कहाँ के हैं, ये साउथ की जगह है, साउथ के नाम है, जो कि अपने को हम लोग इनसे कम रिलेट करते हैं, तो इसलिए इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन उनके बारे में बताया गया कि उन्होंने क्या क्या किया। इन्होंने बहुत 7th 8th सेंचुरी में ही तो इन्होंने अपनी खुद की नेवी बना ली थी। नेवी बनाने जो अंग्रेजों ने बाद में, जो ब्रिटिशर्स कहते हैं कि हमने पहले नेवी बनाई है, इन्होंने उनसे पहले तो हमारे चोलाज ने, मतलब जो साउथ के थे, इन्होंने पहले ही नेवी बना ली, और नेवी बना के ही ये दूसरे देशों पर क्या करते थे, बिजनेस करने, ट्रेड करने जाया करते थे, आक्रमण करते थे, ताकि अपना वो राज्य बढ़ा सकें। तो इसी चीज़ की इनकी अच्छाइयाँ हमें पता चल रही है कि उन्होंने क्या क्या काम किए थे। अब तो समझ में आया, पल्लवाज राजा थे और उनके दो नीचे सामंत थे, मुथियार और विजयालय। विजयालय ने जो चोला डायनेस्टी से आए थे, उन्होंने मुथियार को क्या किया, हरा दिया, डिफीट कर दिया, डिफीटेड मुथियार एंड कैप्चर्ड किसको कर लिया, थजम्बुर को, जो इनकी क्या थी, कैपिटल थी। अब वो विक्टोरियस हो गए। विक्टोरियस मीन्स मतलब वो जीत गए। कौन जीते थे, विजयालय जीते थे, ठीक है। ही बिल्ड, अब वो जीतने के बाद क्या क्या काम किए, वो सब चीज हम डिटेल इसमें पढ़ेंगे। ही बिल्ड द टाउन ऑफ थजम्बुर एंड द टेम्पल ऑफ गॉडेस निशंब भासुंदिनी। यहाँ पर आपको एक टेम्पल नजर आ रहा है, पेज नंबर 23 में आप देखेंगे, इसको देख सकते हैं, यू कैन सी पेज नंबर 23। यहाँ पे आपको सुंदर सा टेम्पल नजर आ रहा है, टेम्पल एट द गंगईकोंडा चोलापुरम, इसका नाम है। नोटिस द वे इन विच द रूफ टेपर्स ऑल्सो लुक एट द एलोब्रेट स्टोन, ये इसके ऊपर स्टोन्स लगे हुए हैं, और स्कल्पचर इज यूज्ड टू डेकोरेट द आउटर वॉल, मतलब इसकी जो बाहरी दीवारें हैं इतनी सुंदर नक्काशी से, इतनी सुंदर स्कल्पचर से, स्टोन से एलोब्रेट की गई हैं कि उसका, इसलिए इसका नाम है, मतलब इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये उन्होंने अपने काल में, अपने जो उनका टाइम था, पीरियड था, उस टाइम पे इन्होंने ये सारे काम किए। तो ये जो मंदिर का नाम था, आपको बताया ना, निशंब भासुदिनी, क्या नाम था, निशंब भासुदिनी। इसने बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, उसी के बारे में हम आगे पढ़ रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि इसके बाद क्या हुआ था, द सक्सीजर्स ऑफ विजयालय, जब विजयालय जीत गया, नेबरिंग रीजन एंड किंगडम, उसने अपने आस पड़ोस के रीजन को भी क्या किया, किंगडम को भी जीतना चाहा, क्योंकि वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, मतलब कि अपने एरिया से और आगे बढ़ते गए वो धीरे धीरे। तो पांड्यास एंड पल्लवास, ये देखो, पांड्यास जो थे, देखो साउथ में थे, पांड्यास कहाँ पे थे, साउथ में। यहाँ पे आपको नजर भी आएगा, पांड्यास जो साउथ में और पल्लवास जो नॉर्थ में थे। टेरिटरीज वर मेड पार्ट ऑफ चोला किंगडम, ये दोनों ही क्या थी, चोला किंगडम की टेरिटरी थी, मतलब ये दोनों ही हिस्से थे चोला किंगडम के। और चोला ने पांड्यास को और पल्लवास को दोनों को हरा लिया। चोला डायनेस्टी ने पांड्यास और पल्लवास को हरा के अपने अंडर कर लिया। तो अब क्या है, पांड्या एम्पायर जो पल्लवा किंगडम फर्दर एक्सपेंशन टुक प्लेस अंडर राजा वन, ही इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। अब देखो, पहले विजयालय के मैंने कहा ना, आगे की उनकी जनरेशन चली आ रही थी, जो कि चोला डायनेस्टी बनकर उन्होंने क्या किया, साउथ पर पूरा कब्जा किया, साउथ में, नॉर्थ में भी उन्होंने अपना कब्जा किया, और ये ऊपर की तरफ भी गए, जहाँ पे इन्होंने गंगा से अपना पानी लेके अपनी जो नीचे साउथ में उस पानी को लेके आए, और उस पानी से इन्होंने अपनी जो डायनेस्टी थी उसके अंदर बहुत सारे काम किए।
वो आपको आगे बताऊंगी मैं। अब है, सबसे पहले आया था राजा राजा वन। कौन आया था? राजा राजा वन। इन्होंने राजा राजा वन जो आए थे, जो इन्हीं के क्या थे, इन्हीं के आगे की क्या थी, जनरेशन थी। किसकी थी? विजय आल्या की। इन्होंने क्या किया, राजा राजा वन ने बिकम किंग। कौन से किंग? 1985 में। 85 में वो क्या बन गए? राजा बने। ही एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ द एरिया। और उन्होंने अपने एरिया को बढ़ाने के लिए क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया उनका बढ़ जाए, तो उनको अपना एरिया और एक्सपेंड करना चाहते। देखो कोई भी राजा है वो अपने एरिया तक सीमित है, वो चाहता है कि मैं और आगे बढ़ूं और आगे बढ़ूं और आगे बढ़ूं, तो वो भी अपने एरिया को एक्सपेंड करना चाहते थे। तो ये राजा राजा वन ने ये बहुत काम किए, तो बहुत अच्छे फेमस ये रूलर रहे हैं, तो इसलिए इनका नाम है। रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। और 3 बातें की, एक तो किंग बने थे 85 में, और दूसरा इन्होंने क्या किया था, अपने एरिया को और ज़्यादा एक्सपेंड किया था। और तीसरा नंबर का रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन। दोबारा से किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए अपना एडमिनिस्ट्रेशन, और अपने एम्पायर को और कैसे बढ़ाया जाए। तो ये सब चीज़ों ने इन्होंने क्या किए, काम किया। इनका बहुत बड़ा नाम था। फिर उनके बाद उनकी जब वो एक्सपायर हो गए, उसके बाद राजेंद्र वन उनके बेटे, जो राजा राजा वन के बेटे का नाम था राजेंद्र। वो भी बहुत क्लासिक थे। उन्होंने उनका माइंड भी बहुत अच्छा क्या रहा, एम्पायर बनाने, और उन्होंने उससे भी ज़्यादा बड़ा एम्पायर बनाया अपना। सन ऑफ राजा राजा वन के सन थे, ये बेटे थे। ही ऑल्सो कंटिन्यूड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन एंड इवन रेडिंग द गंगा वैली। और उन्होंने क्या किया, अपनी पॉलिसी को और ज़्यादा अच्छी पॉलिसी बनाई, और वो और ज़्यादा उन्होंने एक्सपेंशन किया, मतलब कि और ज़्यादा अपने क्षेत्र को बढ़ाया, अपनी डायनेस्टी को और बढ़ाया। और वो गंगा वैली तक गए। कहाँ तक गए वो? गंगा वैली। यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको देखो ये मैप के अंदर ये महानदी, नर्मदा रिवर की बाद इधर महानदी, इसके ऊपर गंगा रिवर है। तो ये यहाँ तक गए, अपनी डायनेस्टी को इन्होंने यहाँ तक बढ़ाया। और इन्होंने सबको हराते हुए, पालास पढ़ते थे ना यहाँ पे, पाला पड़े, बंगाल की जो बंगाल में पालास है, उनको भी हरा दिया। और उनको भी हराने के बाद इन्होंने आगे अपनी डायनेस्टी को बढ़ा दिया, और वहाँ गंगा से ये पानी लेके आए, पानी जो वाटर सोर्स था वो लेके अपने डायनेस्टी को और बढ़िया करिया। He also continued the policy of expansion and even raided Ganga Valley, श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। नीचे की तरफ श्रीलंका को भी इन्होंने हरा दिया, और श्रीलंका को भी अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया, जो साउथ ईस्ट एशिया कहलाती है। He is credited for developing a navy these expedition। मैंने बोला ना, इनको क्रेडिट दिया गया है, इन्हीं को। जब देखो कितना पुराना समय था वो, उस टाइम पे हमारी नेवी तैयार हो गई थी, और जिसकी नेवी की मदद से ये इन्होंने एक्सपेडिशंस किए थे। और जो कि अपने को अब पढ़ के पता चलता है कि भाई जो चोला डायनेस्टी थे वो कितने ग्रेट पर्सन थे, कितने ग्रेट थे। उनकी थिंकिंग, उनकी जो हाई लेवल थिंकिंग सोचने का था वो लेवल था, वो कितना बड़ा था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने नेवी तैयार की थी, और जिससे वो ट्रेड किया करते थे। ही इज ऑल्सो टाइटल, इसलिए उनको क्या टाइटल दिया गया था इनका, राजेंद्र वन में गंगई कोंडा, क्या नाम से बोला जाता था, उनको टाइटल दिया गया। ये आपसे क्वेश्चन में भी आ सकता है कि उनको क्या टाइटल दिया गया, तो आप बोलेंगे गंगई कोंडा। तो गंगई कोंडा के नाम से वो क्या जाने जाते थे। अब है स्प्लेंडेड टेम्पल और ब्रॉन्ज स्कल्पचर। जी यहाँ पे ये टॉपिक में आपको पेज नंबर 23 में ये टॉपिक है स्प्लेंडेड टेम्पल। उन्होंने बहुत शानदार, स्प्लेंडेड मीन्स बहुत शानदार टेम्पल्स बनाए, और ब्रॉन्ज स्कल्पचर और ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ बनाई। दिस बिग टेम्पल ऑफ तंजौर एंड गंगईकोंडा चोलापुरम बिल्ट बाय राजा राजा और राजेंद्र वन। ये जो टेम्पल है तंजौर में, जो इनकी जो इन्होंने कैपिटल थी, उसमें जो बड़ा टेम्पल है ये गंगईकोंडा के टेम्पल के नाम से जाना, चोलापुरम, गंगईकोंडा चोलापुरम, बिल्ट बाय किसके द्वारा बनाया, राजा राजा और राजेंद्र वन के द्वारा बनाए गए। आर्किटेक्चर और स्कल्पचर मार्बल्स, इतना सुंदर आर्किटेक्चर समझते हैं, जो कि डिज़ाइन बनाता है, आर्किटेक्ट करता है कौन सी चीज़ कहाँ, इस तरह आर्किटेक्चरल तरीके से। और स्कल्पचर मार्बल बड़े, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली मार्बल थे, उससे ये जड़ा गया, ये मंदिर तैयार किया गया। चोला टेम्पल ऑफन बिकम द न्यूक्लियस ऑफ सेटलमेंट, दीज वर सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन अराउंड टेम्पल। अब है
चोला टेम्पल जो था वो सेटलमेंट हो गया। अब उन्होंने क्या चीज़ का सेटलमेंट किया गया, देयर वर, अब आगे देखेंगे इसमें पेज नंबर 24 में देखिए एक आपको ये पिक्चर भी दिख रही है एग्रीकल्चर इरिगेशन के ऊपर, जो कि आपको ब्रॉन्ज इमेजेस के नाम से जाना गया है। इसमें आपको क्या बताया गया है कि अब उन्होंने क्या क्या, देयर वर सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन अराउंड टेम्पल, जो मंदिर था उनके आसपास क्राफ्ट प्रोडक्शन करा गया। क्राफ्ट मतलब जो हाथों से बनाए गए, इस तरह का सेंटर तैयार किया गया। मंदिर के आसपास ये जो ये क्राफ्ट चीज़ें हैं वो आराम से मंदिर के आसपास अवेलेबल करी गई। टेम्पल वर ऑल्सो गिवन लैंड बाय रूलर और अदर, और टेम्पल वर ऑल्सो गिवन, और जो मंदिर के लिए लोग जो धरती दिया करते थे, लैंड दिया करते थे, वो बड़े बड़े रूलर्स के द्वारा, कि भाई हम जो बड़े बड़े रूलर्स थे तो वो क्या करते थे, अपनी जैसे कोई लैंड देना चाहता है तो वो अपनी लैंड दिया करते थे, किसके लिए, टेम्पल के लिए, मंदिर के लिए। और उस पर क्या करते थे, उस पर जो मंदिर के अंदर जो काम करते थे, मंदिर के लिए काम करते थे, जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो कि मंदिर के लिए क्या, जब मंदिर के लिए ज़मीन दे दी उसके ऊपर क्या करती थी, खेती की जाती थी। खेती होने के बाद जो प्रोड्यूस होता था, उससे जो पैदावार होती थी, यूज्ड फॉर मेंटेनिंग ऑल द स्पेशलिस्ट हु वर्कड एंड लिव नियर टेम्पल, वो क्या किया जाता था, जो एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस होता था वो क्या करते थे कि जो उस मंदिर में के लिए काम कर रहा है, जैसे कि मंदिर में स्वीपर भी होता है जो साफ सफाई का ध्यान रखता है, पुजारी भी होता है, प्रिस्ट होता है, गार्लैंड मेकर जो माला बनाता है, कुक होता है जो प्रसाद बनाता है, स्वीपर, म्यूजिशियन, डांसर, तो इस तरह के जो नाट्यम करता, भारतनाट्यम, जो मंदिर के लिए काम करते थे, वो उन लोगों के लिए जो प्रोड्यूस किया जाता था धरती से, मतलब एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस किया जाता था, वो जो पैसा आता था उनको बेचने के बाद, जो भी प्रोडक्शन बेचने के बाद जो पैसा आता था वो उन लोगों पर खर्च की जाती थी जो मंदिर के लिए वर्क करते हैं। अब मंदिर के लिए वर्क कर रहे हैं, उनका भी तो वो फिर और कोई वर्क करते नहीं थे, वो मंदिर के लिए काम करते थे, तो उनकी जिम्मेदारी थी ना कि उनका भी पेट पालन किया जाए, उनको भी तो अपना जीवन बिताना था, तो उसके लिए वो क्या करते थे, इस तरह से एग्रीकल्चर से जो भी चीज़ उगाते थे उसके बाद वो बेचते थे, उसके बाद जो पैसा उनको मिलता था, रिफंड में जो पैसा आता था, वो उन्हीं के मेंटेनेंस पे खर्च किया जाता था। अब आपको बताया मैंने, प्रीस्ट, गार्लैंड मेकर, कुक और स्वीपर, ये सारी चीज़ें थी। वी कैन सी दैट टेम्पल्स वर नॉट ओनली द प्लेस ऑफ वर्शिप, उनका ये कहना था कि टेम्पल जो है एक पूजा का स्थान नहीं है, दे वर द हब ऑफ सोशल कल्चर, ये तो एक तरह का सोशल कल्चर है, सोशल कल्चर, इकोनॉमिक लाइफ एज वेल, मतलब कि ये एक पूजा का स्थान नहीं है, ये तो एक तरह तुम्हारा सामाजिक जो हमारी संस्कृति है उसको बढ़ाने का काम है, और इसमें इकोनॉमिक, हमारी अर्थव्यवस्था किस तरह की है, तो वो सब चीज़ों का एक हब है। हब मतलब जहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिस पर सभी चीज़, हर तरह का काम होता है, जहाँ पर आपको पूजा भी रिलेटेड है, कुक्स भी, खाना भी है, और तरह का जैसे डांस भी है, म्यूज़िक भी है, तो वो हर तरह का सोशल कल्चर, इकोनॉमिक लाइफ दिखाई गई है। वो उनका मानना था चोला डायनेस्टी का। उनकी थिंकिंग बहुत अच्छी थी, थिंकिंग मतलब वो अपने आप को और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाह रहे थे, और इसी वजह से उनका जो है हिस्ट्री में उनका नाम है। फिर है टेम्पल्स, देयर वर क्राफ्ट्स एसोसिएटेड विद इट, जो भी टेम्पल बने उसके ऊपर क्या किया गया, क्राफ्ट बहुत अच्छा किया गया। द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव, जो ये आपको ब्रॉन्ज की मैट दिख रही है ना, ये ब्रॉन्ज की पिक्चर दिख रही है, इस तरह की उन्होंने इमेजेस बनाई जो कि उनको सबसे ज़्यादा अलग करती है, मतलब और लोगों से, और जितने भी रूलर आए उनसे उनको सबसे ज़्यादा अलग करती है, मोस्ट डिस्टिंक्टिव, मतलब कि सबसे ज़्यादा अलग कर देना, इस तरह की वो अपनी क्या करते थे, क्राफ्ट दिखाते थे। तो ब्रॉन्ज इमेजेस और चोला पीरियड वर कंसिडर्ड एज द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। उनकी जो ब्रॉन्ज इमेजेस थी, मतलब कि जो उनकी जो पीतल की इमेजेस बनी हुई हैं वो है, तो चोला डायनेस्टी को और ज़्यादा क्या कर रही हैं, फाइनेस्ट बना रही है, मतलब वर्ल्ड में उनका नाम और ज़्यादा फेमस हो रहा है। कंसिडर्ड एज द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में उनको सबसे अच्छा, फाइनेस्ट क्राफ्ट पर्सन माना गया, और उनको आज भी हम पढ़ रहे हैं और आज हम उनको जान रहे हैं। While most images were of deities, sometimes images were made of devotees as well, मतलब कि जो images हैं वो एक तरह की क्या है, एक श्रद्धालु, डिटीज, समटाइम इमेजेस वर डिवोटीज, दोनों के लिए, मतलब कि जो मन बना रहा है और जो उनको पूज रहा है, वो देख रहा है, दोनों के लिए वो क्या है, इमेजेस बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा इमेजेस बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है, वो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू अब है। अब आपको इसी के नीचे बता रखा है कि ये
एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। एग्रीकल्चर मतलब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने अपनी डायनेस्टी को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया, उन्होंने अपनी डायनेस्टी में बहुत अच्छे अच्छे काम किए, क्राफ्ट का काम किया, टेम्पल बनवाए, अब उन्होंने एग्रीकल्चर और इरिगेशन का भी बहुत ध्यान दिया। क्यों वहाँ पर एग्रीकल्चर और इरिगेशन क्यों किया गया, यही बोल रहे हैं कि चोलास फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। चोला ने ऐसा ही क्यों, चोलास ने क्यों सोचा कि भी एग्रीकल्चर भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी थी वो बहुत ज़्यादा क्या, क्योंकि रिवर है वहाँ, आपने देखो मैप में देखा होगा कि यहाँ पे कावेरी रिवर है। कावेरी रिवर जो है वो डेल्टा बना रही है। देखो ये कावेरी रिवर क्या करती है, जब पार्ट में बढ़ जाती है, समुद्र में जाने से पहले डेल्टा बनाती है। डेल्टा जो होता है वो आपका इस यहाँ पे डेल्टा जो होता है, जो रिवर है, एक रिवर जा रही है और ये डेल्टा है, तो ये डेल्टा जो है इससे क्या होता है, ये मिट्टी जो होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, और उपजाऊ होने से क्या है, फर्टाइल बहुत अच्छी हो जाती है। और फर्टाइल होने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कावेरी रिवर, ये उर्यारुर के पास में ही है, ये गंगई कोंडा चोलापुरम और इसके नीचे ये तजम्बुर, ये बीच में डेल्टास बन रहे हैं, देखो लास्ट में दिखाई दे जाएगा। इस वजह से इरिगेशन बहुत अच्छा हुआ, वहाँ खेती बहुत अच्छी होती है। तो चोलास फोकस ऑन डेवलप्ड ऑफ एग्रीकल्चर, तो उन्होंने फोकस किया, लुक एट द एरिया चोला एम्पायर, आप देख सकते हो रिवर कावेरी एंड फर्टाइल सॉइल, और वहाँ की मिट्टी जो है फर्टाइल आर रीजन फॉर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, वो थी उनका क्या है रीजन, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा, इसी वजह से यही रीजन था कि उन्होंने क्या कर वहाँ पर एग्रीकल्चर का काम, इरिगेशन का काम शुरू किया। देखो पहले से ही ये तो है कि भाई फार्मिंग तो पहले से, बहुत पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन ये चीज़ तो इन्होंने ये सोचा कि हमारी मिट्टी इतनी फर्टाइल है तो हम क्यों ना ये काम किए, तो ये काम भी इनका बहुत ज़्यादा ग्रेट चला। पानी के लिए गंगा का भी यूज़ किया इन्होंने, गंगा से भी वाटर सप्लाई ली, और रिवर भी थी। अंडर चोला पीरियड के अंडर में लार्ज स्केल कल्टीवेशन वॉज स्टार्टेड, फॉरेस्ट वॉज क्लियर्ड, और देखो जब खेती की जाएगी तो उसके लिए प्लेन फार्म भी चाहिए, तो इन्होंने बहुत बड़े लार्ज स्केल पे फॉरेस्ट क्लीन किए। फॉरेस्ट मतलब कि जंगलों को काट दिया गया और उसकी जगह पे प्लेन किया गया, मतलब कि जहाँ की जो धरती है, जो लैंड है, उसको प्लेन किया गया। लैंड वाज लेवल, मतलब लेवल में लाया गया, और एम्बैंकमेंट वर मेड, और क्या बनाए गए, एम्बैंकमेंट टू प्रिवेंट फ्लडिंग, और एम्बैंकमेंट बनाए गए, मतलब कि नदी के जो लास्ट का हिस्सा होता है उसके ऊपर क्या बना दी गई, दीवारें सी बनाएगी, बड़ी बड़ी दीवारें बना दी, ताकि क्या जो पानी है नदी का वो क्या ना हो सके, वो दूसरे एरिया में ना घुस सके। तो इन्होंने इस चीज़ का भी मतलब कि माइंड में इस चीज़ के भी एक तरह टेक्निकल तरीके से भी सोचा कि किसी तरह से पानी जो है कावेरी नदी का बाहर ना जाए, इस वजह से क्या है एम्बैंकमेंट बना दिए गए, बड़ी बड़ी दीवारें बना दी गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, टू प्रिवेंट फ्लोटिंग एंड कैनल वर कंस्ट्रक्टेड, और वहाँ से क्या कैनल बना, नहरें बना दी गई, ताकि जैसे कि क्या होता था उस टाइम पे, देखो हर सीज़न में ऐसा तो नहीं कि हर टाइम बारिश होती है, हर टाइम तो बारिश नहीं होती थी, तो इसलिए जब जिस टाइम पे बारिश नहीं होती थी उस टाइम पे वो कैनल जो बनाई गई है, नहरें बनाई गई हैं, वो नहरों का पानी वो उन खेतों को ईजिली मिल जाए, इसलिए वो कैनल्स बनाई गई थी, ताकि जब बारिश ना हो तो खेतों को, मतलब फील्ड को पानी आराम से मिल सके, वाटर सप्लाई की कोई प्रॉब्लम ना आ सके। टू कैरी वाटर टू द फील्ड, ताकि वो कैनल के थ्रू अपने फील्ड्स में पानी को पहुंचा सकें। इन मैनी एरियाज 2 क्रॉप्स वर ग्रोन, और बहुत सारी जगहों पे तो इन्होंने 2 क्रॉप उगाई। 2 क्रॉप मतलब जैसे कि दिसंबर का टाइम है, बारिश नहीं होती उस टाइम पे कैनल का यूज़ करते थे। टू प्रोवाइड वाटर टू क्रॉप्स आर्टिफिशियल अरेंजमेंट्स वर मेड, और देखो वही मैंने अभी बताया, कैनल के थ्रू ये पानी को पहुंचाते थे। अब नेचुरल तरीके से कभी बारिश नहीं होती तो आर्टिफिशियल तरीके से हमें क्या पानी देना पड़ता है खेतों को, तो फील्ड्स में कैसे उन्होंने किया वो भी इन्होंने अपने माइंड में पहले से सोच के रखा था कि भाई इस तरह से किया जाएगा। ए वैरायटी ऑफ मेथड ऑफ फॉर इरिगेशन मतलब सिंचाई के भी इन्होंने कई सारे वैरायटी निकाली, बहुत सारी मेथड्स निकाले कि किस तरह से इरिगेशन किया जाए। तो ये पहले से इतने समझदार थे, इतनी इनकी डायनेस्टी इसलिए फली फूली क्योंकि प्रॉस्पेरिटी होने का यही रीज़न है कि ये इनकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा ब्रॉड थी। वेल वर डग, इन्होंने बहुत गहरे कुएं खोदे। टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर, बड़े बड़े टैंक बनाए ताकि जब भी बारिश का पानी आए तब ये टैंक में वाटर कलेक्शन कर सकें। कैनल वर यूज टू सप्लाई वाटर, कैनल्स बनाई जिससे कि इनके फील्ड्स को पानी मिल सके। दीज होल वर्क रिक्वायर्ड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मेंटेन, ये सारा वर्क जो है ये प्लानिंग की इन्होंने
ऑर्गेनाइजिंग की और मेंटेन किया, मतलब इन्होंने ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा। और जो राजेंद्र वन थे इन्होंने और राजा राजावन ने बहुत अच्छा काम किया, और आज हम उस चीज़ के लिए इनको अप्रिशिएट करते हैं। रूलर्स एंड पीपल लिविंग इन विलेज टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज। सबसे मेन चीज़, जो रूलर थे और जो पीपल थे, गाँव के जो लोग थे, उनके जो साउथ के जो लोग थे, वो इन सब चीज़ों में, इन एक्टिविटीज़ में इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया, इंटरेस्ट लिया। इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा क्या कहे, फले फूले ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि सभी लोगों ने, जब सारे लोग एक साथ मिलके एक चीज़ को फॉलो करते हैं तो वो काम बहुत अच्छा होता है। सबसे फिर है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। अगेन द क्वेश्चन ऑफ किंगडम एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दोबारा से क्वेश्चन, हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये बात आई कि भाई ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कैसे किया गया। अब क्या है, अब इन्होंने अपनी व्यवस्था तो बना दी। अब इतनी बड़ी डायनेस्टी को संभालने के लिए सेटलमेंट ऑफ पीजेंट इन्होंने क्या करा कि उर बनाए। उर मतलब बहुत सारे पीजेंट्स को इकट्ठा किया, पीजेंट, और पीजेंट को कई सारे पीजेंट को इकट्ठा करने के बाद वो सारे जब मिल गए तो उससे बना नाडू। क्या बना, नाडू। या आप इसमें पढ़ोगे, इसका मतलब है नाडू का मतलब ग्रुप ऑफ विलेज, मतलब पूरे गाँव का समूह, मतलब एक गांव से पीजेंट, ये गांव से पीजेंट, ये गांव से पीजेंट, इस तरह से सारे पीजेंट को इकट्ठा करने के बाद वो ग्रुप ऑफ विलेज बन गया। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। और यही नाडू जो कि क्या है, इन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को अपने हाथों में लिया और क्या किया, काम किया। मतलब नाडू को जो वर्क दिया गया था कि आप ये वर्क करेंगे, तो वो वर्क इन लोगों ने किया गया। जैसे कि प्रोवाइडिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्स। इनका क्या काम था, इनका जो नाडू का जो काम था, जो पूरे गांव के विलेज के जो ग्रुप के, उनका काम था कि न्याय दिलाना, मतलब कि जस्टिस दिलाना, और कलेक्टिंग टैक्स, और टैक्स को इकट्ठा करना। क्या करना, ये मैंने बताया राजा राजावन और राजेंद्र वन के इन्हीं के पीरियड में ये सारे काम चल रहे हैं। और इन जस्टिस और कलेक्टिंग टैक्स, टैक्स समझते हैं ना, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके बाद जो सरकार, जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है, जिसकी वजह से वो अपने काम कर सकती है, तुम्हारे वेलफेयर के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए काम करती है, वही टैक्स वो इकट्ठा करते थे। फिर है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। पीजेंट ऑफ वेलेला हैड अ मेजर कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द नाडू, है ना। इसमें वेलाल, ये जो पीजेंट ऑफ वेलाल नाम बोला गया है, जो कि मेजर कंट्रोल करता था, नाडू के ऊपर भी एक कंट्रोल करने वाला था, उसका नाम था वेलाल, वो जो कि ऊपर सरदार माना गया, पीजेंट ऑफ वेलाल। सम रिच लैंड ऑनर्स वर गिवन टाइटल फ्रॉम चोला किंगडम। उनको क्या बोला जाता था, कुछ जो रिच जो लैंड ऑनर्स है, लैंड ऑनर मतलब जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा थी, उनको टाइटल दिया गया। क्या, कहाँ से, चोला किंग्स के टाइटल मिला उनको। क्या टाइटल मिला, उनको बोला गया है मुवेंदा वेलम, ठीक है। ए पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स, है ना, ये था मुवेंदा वेलम, और इसी के नीचे है अरिया जो कि चीफ था। अरिया क्या, चीफ था। नाम याद रखना है तुम्हें बेटा, आपको मुवेंदा वेलम जो कि क्या था, चोला किंगडम से आया था। चोला किंग्स का टाइटल दिया गया, जो कि बहुत बड़े रिच लैंड ओनर्स थे, उनको बोला गया है मुवेंदा वेलम। और उन्हीं के नीचे जो अरिया जो कि चीफ थे। कौन थे, चीफ, जो कि जैसे कि एक कलेक्टर होता है, सब कलेक्टर, जैसे कि आपका चीफ प्राइम मिनिस्टर है, फिर वो डिप्टी मिनिस्टर है, इस तरह से बटे रहते हैं ना, नीचे से नीचे पद, उस तरह से इस तरह से इनके पद बांटे गए थे, इनकी पोस्ट बांटी गई है। विद दिस टाइटल दे वर entrusted with important offices। और इनको क्या कहा, इनको मेन काम थमा दिए गए कि आपको ये वर्क करना है, आपको ये वर्क करना है, आपको ये वर्क करना है। फिर आया था जो कि आपको बनाया ब्रह्मिनास रिसीव लैंड ग्रांट्स इन द फॉर्म ऑफ द ब्रह्मदेव मतलब ब्राह्मण लोगों को जमीन देना। ब्राह्मण लोगों को क्या दी गई, जमीन दी गई। लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटल इन द कावेरी नदी। जैसे ब्राह्मण लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे राजाओं के, तो उनको क्या दिए थे, ऑफर कर देते थे, जमीन ऑफर कर देते कि भाई आप ये लैंड जो है आपकी लैंड हो गई है। तो लैंड होने के बाद वो क्या करते थे कि भाई वो ब्राह्मण्स थे जिनको ब्रह्मदेव के नाम से जाना जाता है, वो कावेरी नदी के पास रहते थे, क्योंकि ईजिली उनको वाटर सप्लाई मिल जाती थी, उनके फील्ड अच्छे रहते थे। तो इस तरह से ये आगे बढ़ते जा रहा है कि क्या क्या। फिर है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन मतलब व्यवस्था, एम्पायर ने किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जमाया। फिर है सभा, असेंबली ऑफ प्रोमिनेंट ब्रह्मा लैंड होल्डर्स, उनको क्या बोला जाता है, सभा।
क्या बोला जाता था? सभा। वो क्या करते थे? सभा का क्या काम था? असेंबली मतलब पूरी होती ना, असेंबली जब प्रेयर करते हैं उस टाइम पे भी पूरी असेंबली बोलते हैं, मतलब सारे लोगों को इकट्ठा करना। तो ब्रह्मना लैंड होल्डर्स दे लुक्ड आफ्टर द ब्रह्मदेव। ये किसकी देखभाल करते थे? किसको देखते? सभा। ब्रह्मदेव में मतलब जो जमीन दी गई है उनके ऊपर भी थे। कौन थे? सभा। द वर्किंग ऑफ सभा वॉज रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शन। ये हमें सभा के बारे में कैसे पता चला है? हमें इंस्क्रिप्शंस में पता चला है, जहाँ बता रखा है आपको मैंने लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है? चिन्ह, जो कि बड़े बड़े हार्ड मेटल पे लिखी जाती हैं, उनके ऊपर हमें ये राइटिंग बेस पे हमें ये पता चला है कि ये क्या होते थे? सभा होती थी एक तरह की। अनदर इम्पोर्टेंट ग्रुप था, एक है आपको नागरम्स ग्रुप था, जो कि क्या था? एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर, जो कि व्यापार से एसोसिएटेड थे। ओकेजनली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन टाउन्स, और ज़्यादातर ये कहाँ परफॉर्म करते थे? टाउन्स में। ये ज़्यादातर कहाँ रहा करते थे? सिटी में। गांव में अलग थे, सिटी में अलग थे। सिटी में कौन थे? नागराम्स। अब आपको बताऊंगी मैं इंस्क्रिप्शन एंड टैक्स। इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड अस डिटेल अबाउट सभा। मैंने अभी बताया इंस्क्रिप्शन से ही हमें पता चला है सभा के बारे में। सभा हैज सेपरेट कम्युनिटी टू लुक आफ्टर वेरियस वर्क। सभा का क्या काम था? वो सभा का मतलब है सेपरेट अलग अलग कम्युनिटी बनाई दी गई है, जो कि सब चीज़ों की देखभाल करती है। भी इसने ये वर्क किया है, इसने ये वर्क किया है, इसने ये वर्क किया है, इसने वर्क किया। जैसे कि वर्क बांट दिए गए ना, इसी तरह से सभा का काम था कि भाई पूरा लुक आफ्टर करना, देखभाल करना। क्या क्या काम हुआ है? कम्युनिटी फॉर इरिगेशन वर्क्स, गार्डन्स, टेम्पल्स। क्या क्या काम था इनका सभा का? कि भाई क्या सिंचाई का क्या काम है, गार्डन्स कहाँ हैं, टेम्पल्स कैसे बने हुए हैं। तो ये सब चीज़ें आपके बारे में बताया कि सभा का ये वर्क है। फिर हु वर द मेंबर्स। इनका सभा में मेंबर कैसे बना जाए? हु वर, कौन इसके मेंबर थे? और हाउ डिड दे बिकम मेंबर, इनमें मेंबर कैसे बना जाए? तो ये सब चीज़ें को क्वेश्चन है ना कि भाई ये सभा में मेंबर कैसे बन सकते हैं। जैसे कि मेंबर ऑफ MP बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो कैसे बना जाता है? कौन है वो और कैसे बने? तो ये अपने दिमाग में भी क्वेश्चन आता है, तो हमारे इसमें भी है। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द, ये है उत्तरामर इन द चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पर इंस्क्रिप्शन बताई भी गई है। आप पेज नंबर यहाँ पर बताया गया है इंस्क्रिप्शंस में। ये इंस्क्रिप्शन एंड टैक्सेस बता रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना इंस्क्रिप्शंस एंड टैक्सेस। ये आपको बारे में बताऊंगी मैं। क्या है बताया मैंने? इंस्क्रिप्शन कहाँ के मिले हैं? ये उत्तरामर इन चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट। कहाँ की? तमिलनाडु की डिस्ट्रिक्ट है चिंगलपुट, है ना। ये आपको बताया अभी। इसमें इलेक्शन प्रोसेस होता था, मतलब कि मेंबर बनने के लिए प्रोसेस होता था। नेम ऑफ द एलिजिबल मेंबर वर रिटन ऑन द स्मॉल टिकट ऑफ द पाम लीफ। एक पाम लीफ होती है, पत्ती होती है पाम की, उसके ऊपर क्या करते थे सभी मेंबर जो बनना चाहते थे, उन मेंबर्स को उनके नाम जो है टिकट्स पे लिख दिए जाते थे। दीज टिकट्स वर पुट इनटू द अर्थनवर पॉट, जैसे कि, और उन जो टिकट्स थी उनको इकट्ठा करके पॉट में, मिट्टी के घड़े हैं उसमें डाल दिया जाता था। अ यंग बॉय वॉज आस्क्ड टू टेक आउट अ टिकट फॉर ईच कम्युनिटी। और यंग बॉय मतलब किसी भी बच्चे को या यंग बॉय को, व्यक्ति को बोला जाता था इसमें से क्या है टिकट निकाली जाए। टाइप्स ऑफ लैंड इस तरह से चूज किया जाता था। ये प्रोसेस था उस टाइम पे। प्रोसेस बताया कैसा प्रोसेस था? इलेक्शन, मेंबर बनने का कैसा प्रोसेस था? अभी आपको मैंने बताया कि पहले तो एलिजिबल मेंबर वर रिटन ऑन अ स्मॉल टिकट ऑफ पाम लीफ पर नाम लिखे जाते थे। फिर उन लीव्स टिकट्स को अर्थन पॉट्स में डाला जाता था, मिट्टी के घड़े जो होते थे। फिर उसके यंग बॉय को कहा जाता था कि इसमें से एक टिकट निकालिए, और देन उसके बाद जो सिलेक्ट हुआ करती थी वो, उसके बाद वो मेंबर बन जाता था। समझ में आ गया कि मेंबर कैसे बना है, कि कैसे मेंबर बना जाता था उस टाइम पे, हाउ डिड दे बिकम मेंबर। ठीक है। अब है टाइप्स ऑफ लैंड। भाई टाइप भी तो बताएं कि लैंड किस टाइप की थी, मतलब कितने प्रकार की लैंड्स को ऑफर किया जाता था अंडर चोला डायनेस्टी में। अंडर चोला एम्पायर देयर वॉज सेवरल टाइप्स ऑफ लैंड। यहाँ पर बहुत कई प्रकार की लैंड्स को दिया जाता था। पहला है चोला इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स एज द रिकॉर्ड ऑफ फॉलोइंग। आपको रिकॉर्ड्स बताए गए हैं, यहाँ पे है भी, बुक में भी है। पहला है वलंग वागई लैंड ऑफ नॉन ब्रह्मा प्रेजेंट प्रॉपर्टीज, मतलब कि जो नॉन ब्रह्मा है, जो ब्रह्मा नहीं है, उनको दी जाती थी वलन वागई। क्या? वलन वागई। दूसरा था ब्रह्मदेव।
जो अभी बताया मैंने आपको, लैंड गिफ्टेड फॉर ब्रह्मास, वो ब्रह्मास को मतलब ब्राह्मण लोगों को लैंड गिफ्ट किया। दूसरा था शाला, शाला भोग, शाला भोग मतलब लैंड फॉर द मेंटेन ऑफ अ स्कूल, स्कूल के बच्चों के लिए जो वर्क किया जाता था, अभी स्कूल के लिए क्या क्या काम किए जाते, शाला भोग, शाला भोग के नाम से जमीन दी जाती थी। फिर है देवादना और है ये तिरुनामत्ता मत्तू कन्नी, लैंड गिफ्ट टू टेम्पल, टेम्पल्स के नाम पे ये धरती दी जाती थी, लैंड दी जाती थी, देवादेना। और ये तिरुना मत्तू कन्नी, तिरुना मत्तू कन्नी के नाम से ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएंगे। फिर है पाली चच्चा दम, पाली चच्चान दम, लैंड डिनोटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन, जो जैन लोगों को दी जाती थी, जो लैंड दी जाती थी उसका नाम था पाली चच्चान दम। ठीक है, ये इस टाइप की लैंड्स के नाम दे रखे हैं, ये चोला डायनेस्टी ने अपने अंडर, ये चोला डायनेस्टी ने ये लैंड को ऑफर करते थे। तो यहीं पे आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो जाता है। और चैप्टर पूरा फिनिश करने के मतलब ये मेरी तरफ से है, लेकिन आप जो यू हैव टू केयरफुली, यू हैव टू रीड केयरफुली दिस चैप्टर, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं चैप्टर में, क्योंकि इसमें राजकोटास, पल्लवास और प्रतिहारा, उसके बाद उनकी डायनेस्टी में सामंत आएंगे, महामंडलेश्वर आएंगे, यज्ञ आएगा, फिर चोला डायनेस्टी आएगी, फिर आपका क्या नाम है लैंड ग्रांट्स आएंगे, फिर प्रशस्ति आएगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको बहुत डीपली पढ़नी पड़ेंगी। तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर जो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है, और आप इसके बाद ये चैप्टर को बहुत केयरफुली यू हैव टू रीड केयरफुली दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बता दूँगी। ओके, थैंक